नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम सुरेन हिंदी क्लास में प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 का हिंदी का पेपर है। हम इसमें से हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम इसमें करेंगे। ये जो परीक्षा है ये 5 अगस्त 2020 को हुई थी और ये लेक्चरर संस्कृत शिक्षा संस्कृत जो डिपार्टमेंट है उसकी ये परीक्षा थी। और इसमें हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन हैं उनको और काव्य शास्त्र के जो क्वेश्चन हैं उनको हम इसमें देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न से जो है वो इसमें काव्य शास्त्र हिंदी साहित्य के प्रश्न जो है वो शुरू हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही समाहित किया गया है। यानी किस हिंदी साहित्य के इतिहास में 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक की समय अवधि को शामिल किया गया है। तो ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में शामिल है। ये 1938 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसके लेखक हैं और इसमें 693 से 1693 ईस्वी तक का है और इसको हिंदी का एकमात्र अधूरा इतिहास भी कहा जाता है। यानी 1693 ईस्वी के बाद का हिंदी साहित्य का इतिहास इसके अंदर जो है वो नहीं है, इसलिए इसको एकमात्र अधूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। मिश्र बंधु विनोद जो है ये 4 भागों में प्रकाशित है। मिश्र बंधुओं ने जो है इसको इसके लेखक हैं मिश्र बंधु। शिव सिंह सरोद जो है ये शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला 1883 में प्रकाशित है और ये 1913 और 1934 में प्रकाशित है, 4 भागों में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ग्रंथ है जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम इतिहासकार जिन्होंने काल विभाजन किया तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में जो अंग्रेजी भाषा में लिखा था उसमें सबसे पहले जो है वो काल विभाजन का प्रयास इन्होंने किया है। अब देखिए प्रश्न कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन या कौन सा तथ्य सही नहीं है। राउलवेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है, ये सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, ये भी सही है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का समाविवेचन है, ये गलत है क्योंकि वर्ण रत्नाकर जो रचना है ये भी एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये भी व्याकरण ग्रंथ है और ये हिंदी की प्रारंभिक रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं जिनको कहा जाता है। राउलवेल तो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, एक शिलांकित रचना है रोड़ा कवि की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है दामोदर की। और वर्ण रत्नाकर जो है ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है जो कि एक व्याकरण ग्रंथ ही है, तो ये गलत है इसमें। वसंत विलास में वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है, ये भी सही है। तो ये कथन जो है वो गलत है। वर्ण रत्नाकर जो है एक व्याकरण ग्रंथ है, न कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आगे प्रश्न देखिए कि रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें श्रावकाचार तो देवसेन की रचना है, परमाल रास तो जगनिक की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये शालिभद्र सूरी की रचना है और पाहुड़ दोहा जो है ये राम सिंह की रचना है। तो इसमें उत्तर जो है वो कै का 4 हो जाएगा और ख का 1 हो जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया था जैसे जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, तो उससे संबंधित हैं ये कथन
कि जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलता है, ये सही है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दो काव्य रूपों दोहा कोश और चर्यापद में उपलब्ध है, ये भी सही है। नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे, ये गलत है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये कथन गलत है क्योंकि नाथ जो है वो भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर नहीं थे। नाथ जो है वो भोग प्रधान नहीं थे, इसी से ये शब्द इनसे संबंधित ही नहीं है, नाथ संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो ये कथन जो है वो गलत है। 4 नंबर पे कथन लिख रखा है कि वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य और जैन रास काव्य में भिन्न है, ये बिल्कुल सही है। ये याद रखना है कि जो रासो काव्य है और जो रास काव्य है उनमें बहुत अंतर है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा या सरहपाद को माना है। और वैसे भी यदि प्रश्न पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम कवि तो सरहपा ही उत्तर आएगा। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। पुष्य या पुंड को जो है ये शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। और शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और शंभु जो हैं इनको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रथम कवि माना है। जोइंदू को डॉक्टर वासुदेव सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में गलत कथन है, ये रीतिकाल से संबंधित कथन है और इनमें से गलत कौन सा कथन है? तो देखिए पहला कथन देखिए कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं, तो ये कथन जो है वो गलत है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। गलत कैसे है? क्योंकि रीतिकाल के जो लक्षण ग्रंथ हैं वो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की छाया के रूप में हैं। इसमें लिखा हुआ है कि छाया से पूर्णतः मुक्त है, मुक्त नहीं है, वो बंधे हुए हैं। उन्होंने जैसे लक्षण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं उसी तर्ज पर, उसी शैली में, उसी पद्धति पर लिखने का प्रयास जो है वो रीतिकाल में किया गया है, तो इसलिए वो संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त नहीं है। लक्षण मुक्त कविता ही वास्तव में रीतिकाल का प्राण तत्व है, ये सही बात है। रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य लिखना पड़ता था, ये भी सही बात है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से मानते हैं, ये भी सही है। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो केशवदास से मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से मानते हैं। दूसरा प्रश्न भी रीतिकाल से संबंधित कथनों से है कि रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है? तो सेनापति की विशेष प्रसिद्धि उनके प्रकृति चित्रण और सलेस चमत्कार के कारण है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो सेनापति कवि था वो प्रकृति चित्रण के लिए जाना जाता है और सलेस जो है अलंकार, उनका प्रिय अलंकार जो है वो था। देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब देखिए देव जो है उसको आचार्य के रूप में सफलता प्राप्त हुई थी, तो ये कथन जो है वो गलत है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। असंगत कथन, देव को आचार्य के रूप में सफलता प्राप्त हुई थी, इसमें लिखा हुआ नहीं हुई, तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रतिभा संपन्न कवि हैं, ये बिल्कुल सही है। और मतीराम ललित शब्दावली में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि हैं, ये भी रीतिकाल के कवियों से संबंधित कथन सही है। 35वां क्वेश्चन है इसमें कि बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहारी जो हैं इनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखिए कि बहुत अच्छी बात लिख रखी है इसने कि उन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की, ये बिल्कुल सही है। बिहारी जो हैं उन्होंने केशवदास से काव्य शिक्षा प्राप्त की थी, ग्रहण की थी। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया, ये भी सही है। समास पद्धति क्या होती है कि ऐसे दोहों के अंदर शब्द के बाद में शब्द का प्रयोग किया है, तो उसको समास पद्धति कहते हैं।
जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, तो इसमें कहीं भी कारक चिन्ह नहीं है, शब्द के बाद में शब्द, ये समास पद्धति है। और इसका सबसे अधिक परिचय जो है वो बिहारी ने ही दिया है। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था, ये भी सही है। और मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है, ये गलत है। मिश्र बंधुओं ने देव से बड़ा कवि जो है इनको नहीं माना है, वो लाला भगवान दीन ने माना है। तो ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ये देखिए कि इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण द्वारा रचित नहीं है। भूषण रचित नहीं है। भूषण कवि जो था उससे शिवराज बावनी भूषण का है, शिवा बावनी भूषण का है, छत्रसाल दशक भूषण का है। भाषा भूषण जो है इसका प्रश्न हर परीक्षा में आता है, ये मैं हर पेपर में बताता भी हूँ कि भाषा भूषण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का एक अलंकार ग्रंथ है, अलंकार विषय से संबंधित ग्रंथ है भाषा भूषण। और ये प्रश्न जो है वो हर परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। भाषा भूषण जो है वो भूषण की रचना नहीं है। कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो देखिए काव्य निर्णय लक्षण ग्रंथ है। और ये भी देख लेते हैं कि ये रचना किसकी। काव्य निर्णय जो है ये भिखारीदास की रचना है, अलंकार ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है। रस रहस्य जो है ये कुलपति मिश्र की रचना है जो कि एक लक्षण ग्रंथ है। ललित ललाम जो है ये मतीराम की रचना है जो कि एक अलंकार से संबंधित रचना है। रामचंद्रिका जो है, रामचंद्रिका जो है ये लक्षण ग्रंथ नहीं है, ये केशवदास की रचना है और लक्षण ग्रंथ नहीं है। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो वो केशवदास को ही कहा गया है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो सिद्धांत सार द्विज देव की रचना है, नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सिद्धांत सार जो है ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की एक रचना है। भाषा भूषण उनकी प्रसिद्ध रचना है, अलंकार से संबंधित है, लेकिन सिद्धांत सार जो है वो भी जसवंत सिंह की रचना है, द्विज देव की रचना नहीं है। तो काव्य विवेक चिंतामणि की है, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की है, जगद विनोद पद्माकर की रचना है, ये सही है। भारतेंदु युग से संबंधित कथन है। देखिए कि भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक था, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी पत्र चलते थे और जो बालकृष्ण भट्ट है उसके भी पत्र चलता था, हिंदी प्रदीप, जितने भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी संपादक था, बद्री नारायण भी संपादक था। तो उस समय जो कवि या लेखक थे वो किसी न किसी पत्र के संपादक थे। इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्णतः त्याग कर नवीन शैली को अपनाया, ये गलत है। ये देखो इन्होंने क्या है कि इस युग के भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूरी तरह से नहीं त्यागा था। इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचना करते थे, पूरी तरह से उसको त्यागा नहीं था। तो इसलिए ये कथन जो है वो गलत है। और दो और कथन इनको भी देख लेते हैं कि इस युग की कविता में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण, काले गोरे का भेदभाव आदि का विरोध मिलता है, ये सही है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इस युग के उल्लेखनीय निबंधकार हैं, ये भी सही है। भारतेंदु युग से संबंधित, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित संबंध में असत्य कथन है। अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इस तरह के प्रश्न आजकल आने लग गए हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी असंगत कौन सा कथन है। तो इसमें वे नवयुग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे, बिल्कुल सही है। पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावानुसार हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में
भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया, ये भी सही है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधानुकरण किया, ये गलत है। यानी प्राचीन की उपेक्षा तो भारतेंदु युग में की हुई नहीं। ये ऊपर का प्रश्न भी इसी तरह का था कि प्राचीन जो भाषा थी उसका पूरी तरह से त्याग किया, नहीं किया। तो प्राचीन की उपेक्षा नहीं हुई पूरी, नवीन का अंधानुकरण नहीं किया गया इस भारतेंदु युग में, न भारतेंदु युग के कवियों ने किया। तो ये कथन जो है वो असंगत है। उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा तो की, किंतु अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। द्विवेदी युग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधार पर किया गया, ये गलत है। ये इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था, न कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। भाषा को परिष्कृत करने तथा शब्द भंडार बढ़ाने के उत्साह में इस युग में खड़ी बोली आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई, ये सही है। इस युग में प्रधानता इतिवर्तात्मक काव्य की रही है, ये विशेषता याद रखने की इसका प्रश्न आता है। और इस युग के कवियों ने रूढ़ियों परंपराओं के स्थान पर प्रकृति, मानव और जीवन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण को ग्रहण किया, ये भी सही है। मैथिली शरण गुप्त के कर्तृत्व से संबंधित कौन सा कथन मेल नहीं खाता है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो है उनके व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से संबंधित, रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन मेल नहीं खा रहा है। तो खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है, ये बात बिल्कुल सही है। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण इन्होंने किया है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, ये भी सही है। अब देखिए, ये अपूर्ण नहीं है, यह अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया। और इनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं, ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्र कवि थे। अब देखिए, इनकी इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है, ये गलत है। ये जो है ये गलत है, इसमें 5 खंडों में विभक्त नहीं है ये रचना। हरिओद की कौन सी कृति उपन्यास है। हरिओद की कौन सी कृति उपन्यास है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये एक औपन्यासिक रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ। प्रिय प्रवास 1914 में रचित खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। रस कलश जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई एक रचना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए, कथन कौन सा गलत है। कबीर दास से संबंधित बात इसमें है कि कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। तो ये तो सही है, क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से ही हुआ, ये गलत है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये कथन गलत है, क्योंकि भक्ति आंदोलन तो रामानंद लेकर आए थे, तो फिर कबीर तो उसके शिष्य थे, तो उनकी प्रेरणा से नहीं हुआ है, ये गलत है। कबीर ऐसे जन कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर व्यवहारिक धरातल प्रदान किया है। धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर आजन्म विरोध करते रहे, ये भी सही है। अब देखिए, भ्रमर गीत, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें ये अष्टछाप के भ्रमर गीत के कथन है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है इसके अंदर। तो इसमें अष्टछाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे, ये बिल्कुल सही है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी, विठलदास ने की थी, और प्रमुख कवि 8 में से सूरदास अग्रणी थे। अष्टछाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने दैन्यपूर्ण भक्ति के पदों की भी रचना की है,
ये बिल्कुल सही बात है। अष्टछाप में जब वो शामिल हुए थे, दीक्षित हुए थे, उससे पहले उन्होंने दैन्यपूर्ण भक्ति के पदों की रचना की थी। भ्रमर गीत सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, ये गलत है। ये कथन गलत है, क्योंकि भ्रमर गीत जो है वो सूरसागर में है, न कि सूर सारावली रचना के अंदर है। भ्रमर गीत का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, ये बिल्कुल सही है। 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय के अंदर भ्रमर गीत जो है वो है, और उसका मुख्य आधार जो है वो भागवत गीता हो गई, श्रीमद् भागवत। जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है इसके अंदर? तो यह अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य है, ये बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा महाकाव्य है, अवधि भाषा में लिखा गया है, और प्रथम महाकाव्य है अवधि भाषा का। इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतुओं आदि का जीवंत एवं मार्मिक चित्रण किया है, ये भी सही है। पद्मावती के प्रति रतनसेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक प्रेम है, जबकि रतनसेन के प्रति नागमती का प्रेम गार्हस्थ्यिक और लौकिक प्रेम है, ये भी सही है। पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की है, ये जो है ये गलत है। यानी पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की है, ये गलत है। ये कथन परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा में जो है नहीं किया है, इसकी रचना को परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि नहीं है पद्मावत के अंदर। आलवार भक्तों से या संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आलवार भक्त जो थे, तमिल प्रदेशीय आलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है, ये गलत है, क्योंकि आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, न कि 8। सगुण उपासक आलवार भक्तों द्वारा प्रवाहित भक्ति की पावन धारा दक्षिण से उत्तर में आई। इन भक्तों ने स्त्री पुरुष ब्राह्मण अब्राह्मण सब के लिए भक्ति को सुलभ बना दिया। तमिल की मीरा कहलाने वाली आंडाल भी एक आलवार थी, जो महिला थी। तमिल की मीरा इनको कहा जाता है। ये कथन, पहला कथन जो है वो गलत है, इसमें संख्या 8 नहीं थी, इसमें संख्या 12 थी। कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो सूरदास को कहा गया है। कबीर परिचयी की रचना किसने की थी? तो वो अनंत दास इनके शिष्य थे, उन्होंने जो है वो इसकी रचना जो है वो की थी। अब देखिए, रचनाकारों की दृष्टि में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये विकल्प सुमेलित नहीं है। मधुमालती जो है वो कुतुबन की रचना नहीं है, बल्कि मंझन की रचना है, और कुतुबन जो है उसकी रचना जो है वो मृगावती है। इनमें से सगुण निर्गुण उपासना विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? सगुण निर्गुण से संबंधित 4 कथन हैं, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग गुरु महिमा स्मरण के साथ, ये गलत है ये कथन। ये कथा कि दोनों नहीं थे वो, इसमें दोनों जो है उसमें अंतर था दोनों के अंदर, तभी तो नाम अलग हुए, सगुण और निर्गुण। सगुण में जो गुण शब्द है, सगुण और निर्गुण में, इसका अर्थ होता है आकार। तो निर्गुण जो है वो भगवान के आकार को निराकार मानते थे, और सगुण जो है वो भगवान को आकार के रूप में उसकी पूजा जो है वो करना चाहते थे। तो दोनों में ये चीज़ जो है वो उपासक सत्संग गुरु महिमा दोनों के अंदर जो है वो नहीं है, तो ये गलत है। अन्य कथन भी हैं इसमें कि अवतारवाद सगुण उपासना का मेरुदंड है। निर्गुण उपासक पुराणों में वर्णित अवतारों और उनके विग्रह आदि को नहीं मानते। अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी निर्गुण उपासक ब्रह्म को इंद्रिय ग्रह बनाने के लिए उस निर्गुण
निराकार पर रूपक, प्रतीक आदि का आरोप करते हैं। 53 का प्रश्न है, यदि हम, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि, एक मिनट, 52 में हमने, हाँ ये बिल्कुल सही है, 1 नंबर का। 53 नंबर का प्रश्न देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से जो है वो लिया गया है। यदि हम आचार्यत्व व कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो ये प्रतापशाही कवि के लिए है। प्रतापशाही कवि के लिए ये कथन आया है। किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की हैं? तो ये भावविलास, अष्टयाम, काव्य रसायन, ये तीनों ही देव की रचनाएं जो है वो हैं। कविकुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता हैं तो वो श्री दुल्ह है। कवि दुल्ह जो है ये कविकुल कंठाभरण के लेखक हैं। सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये कथन का प्रश्न आ गया है। सूफी काव्य जो है उससे संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें सूफी काव्य में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। ये गलत है। इसमें सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर की रचना की जाती है, तो ये इसमें गलत है। गुरु की वंदना बाद में की जाती है, पहले नहीं की जाती है। सूफी कवि लौकिक सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते हैं। ये सही है। वे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते हैं, कहते हैं। ये भी सही है। प्रेम के माध्यम से जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने की बात जो है वो इसमें सूफी काव्य में कही गई है। और बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना आध्यात्मिक प्रेम अभिव्यक्त किया है। ये भी सही है। तो ये 56 नंबर का जो ये प्रश्न है इसमें पहला कथन जो है वो गलत है, ये गलत है। 57 नंबर का प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरख के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं? तो ये जो हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार हैं। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित करना है। इसमें रचना और रचनाकारों को सुमेलित करना है। जिंदगी और जोक, इसमें देखिए 58 का प्रश्न है। देखिए बहुत प्रसिद्ध कहानी है गदल। गदल रांगे राघव की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसका प्रश्न जो है वो बहुत बार जो है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिंदगी और जोंक जो है ये अमरकांत की बहुत ही अच्छी कहानी है, जिंदगी और जोंक। और फेंस के इधर उधर और उधर ये ज्ञान रंजन की कहानी है। और लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये राजेंद्र यादव की कहानी है। ये कहानियाँ हैं। तो इसमें जिंदगी और जोंक अमरकांत की है इसमें ये, और फेंस के इधर उधर ज्ञान रंजन की है। सुमेलित करना है रचनाएं एवं रचनाकार को, कि इसमें देखिए कि मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग जो है ये एक और अजनबी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, और मृदुला गर्ग जो है ये एक और अजनबी, सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग है, और रमेश बख्शी देवयानी का कहना है। रमेश बख्शी जो है ये देवयानी का कहना है। ये 4 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा इसमें। ये नाटक हैं, ये नाटक से संबंधित सुमेलित रचनाएं थी। और ये आगे देखिए बहुत प्रसिद्ध रचनाएं इसमें ये दे रखी हैं। इसमें रचनाएं एवं रचनाकार को सुमेलित करना है। तो इसमें वापसी, वापसी जो है ये
एक चूहे की मौत बदी उजमा की है, और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। और वापसी उषा प्रेमवदा की है, और मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है। तो ये वापसी में 3 है, एक ए में 3 और बी में 1, ये इसका विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 61 का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कथन पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, पुनर्वाह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष शैली में रचित लोकप्रिय उपन्यास है, तो ये कथन गलत है। पुनर्वाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ तो है, लेकिन ये लोकप्रिय उपन्यास जो है वो इनका नहीं है। लहरों के राजहंस रचना का प्रेरणा स्रोत अश्वघोष रचित सौंदरानंद है, ये सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रकारांतर से नारी अधिकारों की आवाज बुलंद की गई है, ये भी सही है। तुलसीदास निराला की कविता है, उसमें विदेशी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की विजय को प्रतिष्ठापित किया है, ये भी सही है। रचनाएं रचनाकार को सुमेलित करना है इसके अंदर, तो इसमें ये बताया कि रस सिद्धांत जो है ये नगेंद्र की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये दिनकर की रचना है। समाज भाषा और समाज रामविलास शर्मा की है, और दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। रचना और विधाओं को सुमेलित करना है कि कौन सी रचना कौन सी विधा में जो है वो रची गई है। तो इसमें देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, और रांगे राघव एक अंतरंग परिचय ये जीवनी है। क्षण बोले कण मुस्काए जो है ये रिपोर्टाज है। सौंदर्य की नदी नर्मदा जो है ये यात्रा वृतांत है। तो इसमें ये 63 नंबर का प्रश्न जो है ये 3 नंबर का विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि ए का 2 और 2 बी का ए रांगे राघव जीवनी है, और क्षण बोले कण मुस्काए एक रिपोर्टाज है। रचनाएं एवं रचनाकार को सुमेलित करना है। अब देखिए, इसमें निर्मला जो है ये प्रेमचंद का उपन्यास है। नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी की रचना है, और मिलन यामिनी जो है ये हरिवंश राय बच्चन की है, और द्वंद्व गीत जो है ये दिनकर की रचना है। 65 का प्रश्न है कि अब सप्तक से संबंधित प्रश्न तो हर पेपर में आते हैं। तार सप्तक थे, इनको सभी को हमें पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। 65 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है। तो तीसरे सप्तक से किसका संबंध है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का तीसरे तार सप्तक से संबंध है। रघुवीर सहाय दूसरे से हैं, गिरजा कुमार माथुर पहले से हैं, स्वदेश भारती चौथे तार सप्तक के कवि हैं। निम्नलिखित में से समकालीन महिला रचनाकारों और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ये देखिए, नई महिला का समकालीन महिला रचनाकार हैं, ये कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित जो है ये नहीं है। कात्यायनी जो है वो गलत पते की चिट्ठी जो है वो नहीं है, क्योंकि ये जो रचना है ये भी अनामिका की रचना है। प्रभा खेतान की अहल्या ये सही है। अनामिका की खुरदरी हथेलियाँ ये भी सही है। ये जो रचना है गलत पते की चिट्ठी ये भी अनामिका की रचना है। और अजंता देव राख का किला ये भी सही है। कात्यायनी भी समकालीन महिला रचनाकार है, और इसकी रचना का नाम है राख अंधेरे की बारिश में। कात्यायनी की रचना का नाम है राख अंधेरे की बारिश में, 7 भाइयों के बीच चंपा, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो सही क्रम इसमें रखना है कि सही क्रम जो है वो किस विकल्प में इसमें रखा गया है। तो
इसमें ये रखा गया है क्योंकि रेणुका जो है ये 1935 की रचना है, शामधेनी जो है ये 47 की है, रश्मिरथी 1952 की है और उर्वशी जो है ये 61 की रचना है। तो ये इसका क्रम जो है वो सही हो जाएगा। और पंत की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो पंत की रचनाओं का सही क्रम जो है ये इसमें ये है, क्योंकि ग्रंथि जो है वो 20 में लिखी गई, 29 में प्रकाशित हुई थी ये, और युगवाणी जो है वो 38 में प्रकाशित हुई थी। स्वर्ण किरण जो है ये 1947 की रचना है और चिदम्बरा जो है 1958 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो ये 2 नंबर का विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों का कालक्रम जो है वो पूछा है इसमें, कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का कालक्रम आंसू जो है ये 1925 की रचना है, स्कंदगुप्त 28 की रचना है, और ध्रुव स्वामिनी जो है ये 33 की है, कामायनी 1935 की रचना है। तो ये इसका कालक्रम जो है वो सही हो जाएगा। और 70 नंबर पे अज्ञेय की रचनाओं का कालक्रम जो है वो पूछा है इसमें। तो अज्ञेय की रचनाओं के कालक्रम में इत्यलम सबसे पहले है, क्योंकि ये 1946 में प्रकाशित हुई थी, और हरी घास पर क्षण भर जो है ये 1949 में प्रकाशित हुई थी। बावरा अहेरी जो है ये 1954 की रचना है, और आंगन के पार द्वार जो है ये 1961 की रचना है। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें 2 नंबर पे सेवा सदन पहले है, तो ये 1918 की रचना है। रंगभूमि 1925 की रचना है। गबन 1931 और गोदान जो है वो 1935-36 की रचना है। कुछ जगह 35 लिखा होता है, कुछ जगह 36 लिखा होता है, तो 36 जो है वो इसका मान लेते हैं सही आंसर। 72 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं। कथन से संबंधित प्रश्न आ गया, शब्द शक्ति का प्रश्न आ गया कि अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध होता है। ये गलत है, अभिधा में रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध नहीं होता है केवल। तो ये जो है वो पहला ही कथन जो है वो गलत है इसके अंदर। 73 नंबर का प्रश्न देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें कुछ कथन दे रखे हैं, अलंकारों से संबंधित है ये, कि कौन सा कथन जो है वो इसमें गलत है। तो इसमें से विभावना विरोध मूलक अर्थ अलंकार है, ये तो सही है। उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं, ये बात भी सही है। उपमा अलंकार समस्त सादृश्य मूलक अलंकारों का प्राण है, ये भी सही है। दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन द्वारा किया जाता है, ये गलत है। दृष्टांत के अंदर जो है वो कथन, सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन द्वारा किया जाता है, ये गलत है इसमें। अलंकारों से संबंधित और उसके उदाहरण से संबंधित एक प्रश्न है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो 3 नंबर का सुमेलित नहीं है। उदाहरण का ये उदाहरण अलंकार का उदाहरण जो है वो इसमें ये सही नहीं है। 75 नंबर का प्रश्न है छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, छंदों से संबंधित जो है ये 2 नंबर का कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि दोहे के अंदर विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि 11-11 मात्राएं नहीं होती हैं। चौपाई एक मात्रिक समछंद है, उल्लाला मात्रिक अर्ध समछंद है, और द्रुत विलंबित वर्णित समवृत छंद है। हरि गीतिका छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि ये जो हरि गीतिका है इसमें अंत में गुरु लघु जो है वो होता है, ये गलत है, क्योंकि अंत के अंदर गुरु लघु जो है वो इसमें नहीं होता है। यह मात्रिक समछंद है, ये तो सही है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये भी सही है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, ये भी सही है इसमें। काव्य गुण से संबंधित प्रश्न है इसमें कि काव्य गुण जो है उससे संबंधित कौन सा कथन गलत है, काव्य गुण के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 8 मानी है, ये गलत है। आचार्य मुनि ने गुणों की संख्या जो है वो 8 मानी है, ये इसमें गलत है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य गुण रस में
के उत्कर्ष के कारण धर्म रूप है, ये सही है। जिसमें स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता हो, प्रसाद गुण कहलाता है, ये सही है। माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण, शांत रसों से होता है, ये भी सही है। अब देखिए, रस सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है इसमें कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो इसमें ये 3 नंबर का कथन जो है वो सही नहीं है। इसमें लिखा हुआ कि जिन क्रियाओं से आलंबन के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभाव कहलाता है, ये गलत है। बाकी ये तीनों कथन सही हैं। रसाभिव्यक्ति के कारणों को विभाव कहते हैं, ये भी सही है। आलंबन उद्दीपन विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। और अनुभावों के कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य आदि भेद किए गए हैं। 4 भेद हैं अनुभावों के, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, ये संसारी भाव जो हैं, रस हैं, स्थायी भाव हैं, उनसे संबंधित ये कथन है। तो कौन सा कथन जो है इनमें से गलत है? तो इसमें से पहला कथन जो है वो गलत है। परले सात्विक से तात्पर्य शरीर का कंपायमान होता है, ये गलत बात है। व्रीड़ा संचारी का अर्थ लज्जा होता है, ये सही है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, ये भी सही है। हास्य रस का मित्र रस श्रृंगार रस है, ये भी सही है। भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन से हैं? तो भरत मुनि का जो रस निष्पत्ति प्रथम व्याख्याता जो है वो भट्ट लोलट हैं। भट्ट नायक जो है ये तीसरे हैं। मैं बता देता हूँ क्रम से आपको। भट्ट लोलट प्रथम है, शंकुक जो है ये दूसरे हैं, भट्ट नायक तीसरे हैं और अभिनव गुप्त चौथे हैं। 4 रस व्याख्याता जो है वो हुए हैं। भरत मुनि ने जो रस उत्तर दिया है उसके व्याख्याता हैं ये चारों। ये मम्मट का कथन आ गया है काव्य प्रयोजन से संबंधित और आता ही रहता है पेपर के अंदर। ये 6 काव्य प्रयोजन इन्होंने बताए हैं और ये आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ के अंदर जो है वो बताए हैं। रस विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? रस विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? तो रस विषयक जो है ये चौथा कथन जो है वो सही नहीं है। इसमें दे रखे हैं कि आचार्य भरत ने नाट्य सूत्र में रसों की संख्या 8 मानी है और काव्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। और आचार्य भरत ने 8 प्रकार के सात्विक भावों का उल्लेख किया है, ये भी सही है। करुण रस का उल्लेख नाट्य शास्त्र में नहीं है, ये गलत है। नाट्य शास्त्र में करुण रस का उल्लेख है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये लगभग हर परीक्षा में आता रहता है। ये प्रश्न जगन्नाथ का है। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, रस गंगाधर इनका जो है वो ग्रंथ है। ये देखिए प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित ये प्रश्न है कि कौन सा कथन गलत है? काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में मिलता है, ये सही है। ध्वन्यालोक ग्रंथ में मिलता है। और ध्वनि सिद्धांत व्याकरणों के स्फोटवाद पर आधारित है, ये भी सही है। सीधा प्रश्न भी आया हुआ है, ध्वनि सिद्धांत किस पर आधारित है? स्फोटवाद पर आधारित है। और विद्वान उस काव्य को ध्वनि कहते हैं जिसमें कथित शब्द और अर्थ अपने को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं, ये भी सही है। जिसमें व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति होती है उसी को ध्वनि कहा है विद्वानों ने। और आचार्यों ने ध्वनि काव्य के 2 भेद माने हैं, ये गलत है। 2 भेद नहीं 3 भेद माने हैं ध्वनि काव्य के। ध्वनि के 3 भेद माने हैं। वक्रोक्ति विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से वक्रोक्ति के विषय में जो कथन है वो कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है, तो ये तो सही है। इस सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है, ये भी सही है, कुंतक का ग्रंथ है।
आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 8 भेद माने हैं, ये गलत है। इसमें लिखा हुआ 8 भेद माने, 8 नहीं 6 भेद माने हैं, 6 भेद माने हैं। पद पूर्वार्ध है, पद परार्ध है, प्रकरण है, वाक्य है। 8 भेद नहीं 6 भेद जो है वो इसके अंदर माने हैं। कुंतक औचित्य को वक्रोक्ति का अनिवार्य तत्व मानते हैं, ये भी सही है। कुंतक औचित्य को वक्रोक्ति का अनिवार्य तत्व जो है वो मानते हैं, ये भी सही है। रस सिद्धांत और साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आजकल ये कथन ही जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। रस सिद्धांत, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लोलट की देन है, ये गलत है। ये साधारणीकरण का सिद्धांत जो है वो भट्टनायक की देन है, न कि भट्ट लोलट की। उत्पत्तिवाद के अनुसार रस का विभावादि के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध माना गया, ये सही है। अभिधा से काव्य का अर्थ बोध होने के बाद भावक्त्व व्यापार का भावादि का साधारणीकरण होता है, ये भी सही है। और शंकुक का रस निष्पत्ति सिद्धांत अनुमितिवाद कहलाता है, ये भी सही है। तो साधारणीकरण सिद्धांत जो है वो भट्ट लोलट की देन नहीं है, भट्टनायक की देन है। अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए कि अनुकरण की दृष्टि से अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न है, ये बिल्कुल सही है। कुछ जगह ये लिखा होता है कि भिन्न नहीं है, तो वो कथन गलत हो जाता है। भिन्न है, अरस्तु का अनुकरण और प्लेटो का अनुकरण अलग अलग है, ये सही है। अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति को मानते हैं, भावना में कल्पना में अनुकरण को नहीं, ये गलत है। ये भावना में कल्पना में अनुकरण को नहीं मानते, ये इसमें गलत बात लिख दी है, वो मानते हैं इसको। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है, ये सही है। और अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, ये भी सही है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। 2 प्रश्न और बचे हैं। 88 का प्रश्न है, लॉन्जाइन्स के उदात्त तत्व की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन है वो 3 नंबर का कथन गलत है कि अलंकार योजना को उदात्त तत्व का विरोधी माना गया है। तो ये विरोधी नहीं है, अलंकार योजना जो है ये विरोधी तत्व नहीं है। विरोधी तत्व 3 माने हैं, और उन 3 के अंदर शब्दाडंबर, वागाडंबर और बालेयता को माना है उन्होंने। अंतरंग पक्ष को लॉन्जाइन्स ने जन्मजात माना है। उत्कृष्ट भाषा उदात्त तत्व का बहिरंग पक्ष है, और महान धारणाओं की क्षमता और भावावेश की तीव्रता उदात्त तत्व के अंतरंग पक्ष माने गए हैं, ये सही। ये गलत है, ये विरोधी तत्व नहीं है अलंकार योजना इस सिद्धांत के अंदर। मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर देखिए कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रचलित है, ये सही है। इसमें लोक मंगल और मानवतावादी पक्ष पर बल दिया गया है, ये भी सही है। कला और साहित्य के क्षेत्र में मार्क्सवाद व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी यथार्थ की प्रकृति को प्राथमिकता देता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये कथन गलत है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले है और श्रम का उसके बाद है, ये कथन गलत है। क्योंकि मार्क्सवाद श्रम को पहले रखता है, कला को बाद में रखता है। तो ये कथन जो है ये गलत है। ये कुल साहित्य के और काव्य शास्त्र के प्रश्न थे, और निश्चित रूप से आजकल इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ये जो कथन दे रखे हैं ये आप लिख सकते हो, क्योंकि इनसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ भी इसमें कही प्रश्न आए हुए हैं। तो फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, अच्छे पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय। यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और लाइक भी जो है वो ज़रूर करें। धन्यवाद।